ये सही है और बिल्कुल एक अच्छा तजिया किया है। फिरोज बख्श साहब भी मौजूद हैं। यहाँ पे खबर जो आ रही, मैं आपको बता दूं अलग अलग हवालों से खबर आ रहा है। हसन रिजवी साहब ने कहा कि ट्रम्प ने अपनी आर्मी से ऑप्शन तलब किया है। कहा है कि हमें ऑप्शन बताएं, क्या हम किस तरह हम शॉर्ट वॉर कर सकते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि एक भी गोली चली तो हम फुल फ्लेज वॉर करेंगे। ये ईरान ने कह दिया है कि अब की हम नहीं सुनेंगे। जयदीप सिंह मुंदला साहब ने एक रिपोर्ट दी है कि अली शमखानी ने कहा कि 12 रोजा जंग के दौरान कमांडरों की शहादत की वजह से जो खालीपन आ गया था, तो उस वक्त सैयद अली खामनाई जो सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान है, उन्होंने खुद कमांड और कंट्रोल अपने हाथ में लिया था और डायरेक्ट जो है वो हुक्म जारी कर रहे थे कि अब क्या करना है और कैसे करना है। और ये मैं समझता हूं बहुत बड़ी बात है फिरोज बख्श साहब। अगर अगर आप ये समझ लीजिए कि 85 साल का इस तरह का एक मुजाहिद आप ये देख लें कि डायरेक्ट कमांड करना, क्योंकि वाकई आपको याद होगा आपका फोन आया था मेरे पास कि मुट्ठी खुल गई, क्योंकि जो पहले लेयर की पहली लेयर के जितने कमांडर्स थे वो सारे के सारे जो है वो शहीद कर दिए गए थे। हालात बड़े अबतर थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से रिएक्ट करना शुरू किया है, अब ये बताया गया, रिपोर्ट आई है कि उसमें खामनाई साहब हैं। तो आप, और जो राशिद साहब ने कहा कि कुछ पता ही नहीं, उसकी वजह क्या है कि 12 रोजा जंग के बाद से जो ऑपरेशन ईरान ने चलाया था, और आपको याद होगा जो ईरानी हैकर ने जो डॉक्यूमेंट्स हासिल किए थे उसमें भी बहुत सारी बातें सामने आ गई थी। तो कुल मिलाकर के इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे ईरान का अपर हैंड है फिरोज बख्श साहब। जी जी, ऐसा देखिए डॉक्टर मुमताज, मैं अपनी बात शुरू करूंगा राशिद साहब के कमेंट के उसको आगे बढ़ाते हुए। राशिद साहब ने एक बात कही अभी कुछ देर पहले कि ईरान का जो फॉर्मूला था, जो सुप्रीम कमांडर के जरिए पूरी दुनिया को बताया गया कि अगर जंग हुई तो ये रीजनल वॉर होगी। तो ये जो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला नहीं, ये पूरी स्ट्रेटेजी है। ये ईरान की ईरान की मिलिट्री स्ट्रेटेजी है। इस तो लफ्ज पूरी फॉर्मूला खबर आ तो रही, थोड़ा मैं हल्का। रोकूंगा नहीं तो खबर छूट जाएगी। एक तो ये कि हम्म। राजा सिंह राजपूत साहब ने कहा कि इसराइल ने अमेरिका से कहा है कि हम अभी तैयार नहीं जंग के लिए, ईरान से इस पीछे हटने की तैयारी कर रहा है। अब ईरान से पीछे हटते ये वजह बताई जा रही। लेकिन दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट खबर जो गाजा से है, चैनल 14 ने कहा है इसराइल के कि हमास ने गाजा में पकड़ और नियंत्रण मजबूत करने के लिए खुफिया कार्यों और विशेष सैन्य पुलिस को मिलाकर एक नई अर्धगुप्त पुलिस इकाई स्थापित की है। तो ये देखिए, ये भी अपने आप में बड़ी खबर है जिसपे हम बाद में चर्चा करेंगे। जो हम कह रहे थे कि आप देखिए हमास जो है वो अपनी गिरफ्त मजबूत किए हुए है और आज भी वहां जो भी हालात हो लेकिन वही कंट्रोल कर रहा है। अपनी बात मुकम्मल करें जी फिरोज जी साहब, जी फिर हम आएंगे जी। इस पे। हाँ, नहीं नहीं, मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ, इनकी राशिद साहब की बात बिल्कुल सही है। फॉर्मूला क्या है, पूरा 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 सिस्टम है ईरान का, और उसी पे अगर वॉर होती है। वॉर अभी रूल आउट नहीं हुई, ठीक है, कोई पीछे हट रहा है कोई आगे बढ़ रहा है, बात वो नहीं है। वॉर वॉर जो है रूल आउट नहीं हुई। और ईरान का जो प्लान है वो यही है। इसराइल तो बैकडोर में आएगा। इसराइल से पहले जो है जितनी भी बेसिस हैं इसकी, अमेरिका की, वो तबाह बर्बाद होंगी, और बहुत अच्छे से होंगी। क्यों? यही वजह है कि आपने देखा होगा कि इराक से हटा लिया, यहाँ से हटा लिया, वहां से हटा लिया। ये अमेरिका का डिफेंस मैकेनिज्म शुरू हो गया। अमेरिका को ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई है कि अगर वो वॉर करता है तो उसमें उसका फायदा कम, नुकसान ज्यादा है। सिर्फ ईगो सेटिस्फेक्शन हो सकती है, ठीक है। ये बाद में देखता रहेगा कि ईरान पीछे नहीं हटेगा, कि उसको उसकी जो एटमी तंसीबात हैं उनसे पीछे नहीं हटेगा, वो बाद में देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन वॉर एट प्रेजेंट, ये इवन लेटर ऑन, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद, ईरान से जो वॉर है, वो वॉर किसी भी तरीके से अमेरिका के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। और इसराइल को समझता है और जानता है कि मेरा ऐसी मतलब
मुझे हड़काता भड़काता रहता है। इसराइल की कोई औकात अब नहीं है अमेरिका के आगे, ठीक है? अमेरिका इस बात को समझ गया कि उसको छलावा दे रहा है इसराइल, यानी उसको आगे करके उसको बेवकूफ बना के, उसको यहाँ उलझा के, ईरान से उलझा के और अरबों से उलझा के, गाजा में तो उलझा ही दिया उसने। तो उसने अपना उल्लू तो साध लिया, लेकिन अमेरिका का क्या फायदा हुआ? अमेरिका को बदनामी मिली। तो अमेरिका भी इसराइल की चाल को समझ रहा है। लिहाजा लिहाजा अगर ये मतलब वॉर शुरू होती है तो सबसे पहले तो बेसिस जाएंगी। और क्यों मना कर रहे हैं सब? ये झूठे मुंह मना नहीं कर रहे हैं सऊदी अरब वगैरह के, भाई वॉर मत करो यूएई, क्योंकि जो बेसिस हैं उसमें इनका अपना जाती इंटरेस्ट भी है। जो बेसिस बनाई गई हैं उसमें पैसा अच्छा खासा सऊदी अरब का, इन सारे तमाम जो ममालिक हैं, अरब ममालिक जहाँ यूएसए की बेसिस हैं, उनका भी पैसा लगा हुआ है। तो एक एक तरह से देखिए कि मतलब एक म्यूचुअल एक एग्रीमेंट है अमेरिका और इन ममालिक के बीच में। अगर ये तबाह होते हैं तो इन अरब ममालिक के जो जो भी बिजनेस एसेट्स हैं या जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, मिलिट्री एसेट्स हैं, वो भी तबाह होंगे। तो ये और वही बात तुर्की ने भी कही है कि भाई अटैक मत करो। इसलिए नहीं कि वो बड़ा बड़ा मदद करना चाह रहा है ईरान की, कुछ नहीं। उसकी अपनी हवा खराब हो रही है, जो पुरानी दिल्ली की जबान में कहते हैं हवा खराब होना। और भी दूसरा लफ्ज है, वो मैं थोड़ा सा वो बदनुमा लफ्ज है, इस्तेमाल नहीं करूंगा, ठीक है ना? तो कहने का मकसद ये है कि ये जो वॉर है, ये कोई बच्चों का गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं है कि आपने अपनी कहीं सेवंथ फ्लीट लगा ली, कहीं लिंकन लगा लिया, कहीं 10-20 जहाज और भेज दिए। और मतलब आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ इसके मूवमेंट पे 21 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की मतलब करेंसी में जो जो मूवमेंट हो रहा है उसका, लिंकन का, यूएसएस अब्राहम लिंकन का 21 करोड़ रुपए डेली उसके लग रहे हैं। ठीक है, कितने दिन से वो फिर रहा है? तो ये चीज अमेरिका के जो बाशिंदे हैं उनको भी समझ में आ रही है। और ये भी समझ में आ रहा है कि इसराइल जो है वो मतलब उकसा रहा है अमेरिका को। इसराइल, अब ये तो आपके कमेंट में आ गया कि इसराइल ने कहा हम तैयार नहीं है। अरे भाई, तुझे लड़ना है, तू आगे आ जा, अमेरिका को बख्श दे। अमेरिका को क्यों मरवा रहा है अपने साथ? तो ये मतलब जो भी कुछ हो रहा है ना, ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है। ईरान का भी अच्छा खासा यहाँ पे मतलब कितना खसारा हो गया, कितना मतलब ये देखिए, उनके जनरल मारे गए, उनके साइंटिस्ट मारे गए, उनके 250-300 जब B-2 बॉम्बर आए थे तो उनके शहरी भी मारे गए। उनका भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है, ये नहीं कि नुकसान उनका कम हुआ है। और ये देखिए, रोजाना जो तैयारी कर रहा है ईरान, इतने सारे बैलिस्टिक मिसाइल बनाए हैं, ड्रोन बनाए हैं, फिर हाइपरसोनिक सुपरसोनिक मिसाइल बनाए हैं। अरे ईरान ये पैसा अपने बाशिंदों पे लगा सकता था, ठीक है, महंगाई कम कर सकता था, मगर इन नाआकिबत अंदेश लोगों की वजह से और जो मुनाफिक अरब ममालिक हैं उनकी मदद ना मिलने से और सैंक्शंस लगने की वजह से ईरान को अपनी खाल बचाने के लिए, अपना एग्जिस्टेंस बचाने के लिए ये करना पड़ा। ईरान की जगह कोई और मुल्क होता, उसके ऊपर इस तरह के मसाइल और मामलात होते, चाहे वो हिंदुस्तान होता, चाहे वो चाइना होता, चाहे वो पाकिस्तान होता, कोई भी मुल्क होता, वो भी यही करता, ठीक है ना? तो अब देखिए, वॉर रूल आउट नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेरिका और इसराइल बेतहाशा इतने बड़े धोखेबाज हैं कि कोई उसकी मिसाल नहीं मिलती है। ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। और ईरान तो कह रहा है अरे तुम आओ, अटैक करो हमें, ताकि हमने जो इतनी तैयारी करी है। ईरान भरा बैठा है। ईरान ये कहता है मेरा इतना पैसा खर्च हो गया, कहीं तो काम में आए, मेरे ड्रोन कहीं तो काम में आए, अमेरिका के बेड़े को डुबोने के काम में आए, चाहे अमेरिका पूरे ईरान को ध्वस्त कर दे। लेकिन ईरान तो तैयार बैठा है, ठीक है? तो ईरान को अब कोई परेशानी नहीं है। ईरान को पता है कि कब्र में उसके पाँव हैं, तो मुर्दा डरता नहीं किसी से, नंगा डरता नहीं। तो नंगे से लड़ने का कोई फायदा नहीं है। जी माफ कीजिए, मैं थोड़ी सी जरा हल्की जबान इस्तेमाल कर रहा हूँ, डॉक्टर मुमताज आलम। नहीं नहीं, लेकिन ये निगेटिव माने में आता है जो नंगा जिसको आप कह रहे हैं। ईरान नंगा नहीं है, ईरान दिलेर है, ईरान अपनी तैयारी करके रखा हुआ है और ईरान मुंहतोड़ जवाब देने की अहलियत रखता है।
तो इसलिए वो है वो, और वो सरापा जो है लिबास में है, लिबास उसका हथियार है, लिबास उसकी अपनी तैयारी है। तो इसलिए नंगा तो उसको कहते हैं ना कि बिल्कुल जो सड़क छाप जो, तो ईरान वो नहीं है, ईरान लिबास में नंगे सारे हैं। तो नहीं, हाँ, थोड़ा सा मतलब नहीं, मैं इसकी वजाहत आपकी इसलिए चाह आपकी रहा हूँ कि आप सुनने नहीं, देखिए, नहीं, आपकी आपकी नीयत पे मुझे, ऑब्जेक्शन, योर ऑब्जेक्शन, सुनिए, योर नहीं, नहीं, मैं ऑब्जेक्शन इज ऑब्जेक्शन नहीं सस्टेन कर रहा हूँ, मैं 100%। वजाहत कर रहा नहीं हूँ। नहीं, मैं 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 तो इसको वो कह रहा हूँ बहुत ज़रूरी सस्टेन है, था, लेकिन लेकिन देखिए, हमारा बचपन जो है ना, हम पुरानी दिल्ली के माहौल में पले बड़े हैं, तो उस तरह की अब जबान एकदम से नहीं भूल सकते, इसीलिए तो आ जाती इसीलिए हैं उसकी चीजें। वजाहत कर रहे मैं, हैं, हाँ। इसीलिए हम उसकी वजाहत कर रहे हैं कि आपकी नीयत हम्म। पे कोई शक नहीं है, लेकिन चूंकि दुनिया सुन रही है अलग अलग, तो उसकी जो है उसको हमें क्लियर कर देना। वो मुहावरा जो आप कह रहे हैं, वो मुहावरा आमतौर से निगेटिव में यूज होता है। अब आप देखिए, अच्छा, फारसी में तो इसका बड़ा अजीबोगरीब मामला है। हम्म। हमारे यहाँ कहते हैं बाप न मारे फुदकी और बेटवा तीर अंदाज, तो वो जो है उसको निगेटिव माने में कहा जाता है। लेकिन ईरान उसको पॉजिटिव कहता है, वो कहता है पिदर न तवानत पिसर तमाम कुनत। जो जी काम बेटा नहीं कर सका, वो बाप नहीं कर सका, वो काम बेटे ने कर दिखाया। तो वहां पॉजिटिव। तो मुहावरे क्या है, जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके अलग मानी होती है, इसलिए उसकी थोड़ी सी वजाहत थी, मैं आपको कोई निगेटिव नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिस तरह की तस्वीरें आ रही, ईरान ने यूएई को दुबई में कहा निशाना साधा जाएगा, उसकी लिस्ट सौंप दी है कि कहा किस तरह से हम जो है जंग के लिए तैयार हैं। लेकिन राशिद रिजवी साहब, सबसे इंपॉर्टेंट, चीन जिस तरह से अपना जो रिसर्च बेड़ा भेजा है, और वो उसके बारे में ये है कि वो अब्राहम लिंकन की जो है खोज करके, क्योंकि वो बहुत करीब है, वो रिपोर्ट दे रहा है इस तरह के। क्या ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह से चीन भी ईरान के शाना बशाना नजर आ रहा है कहीं ना कहीं? राशिद साहब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुमताज भाई, चीन भी शाना बशाना नजर आ रहा है, रशिया भी शाना बशाना नजर आ रहा है, लेकिन एक चीज और अब ध्यान से अगर सोचेंगे तो ईरान ने अभी तक इन दोनों में से किसी से मदद नहीं मांगी है। अभी ईरान ने इन दोनों देशों से किसी भी तरीके की मदद की हाजत नहीं की है कि आप मेरी मदद करो। अभी तो ये लोग डायलॉग के ऊपर काउंटर रिप्लाई कर रहे हैं। आज भी रशिया ने साफ लहजों में कहा है कि ईरान के ऊपर किसी भी तरीके का हमला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है? अगर उसने कहा है कि हम हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो इसका मतलब यह है कि हमले फिर आपके ऊपर भी होंगे, हम भी करेंगे आप पे। तो अमेरिका कंप्लीटली दबाव में है। हम लोग तो अपने अपने मुल्क में छोटे शहर, बड़े शहर, गांव में बैठे हुए हैं। अमेरिका की तो पूरी सीआईए लगी हुई है, इजराइल का पूरा मोसाद लगा हुआ है कि कहां पर किस तरीके से मोहरे रखे जा रहे हैं। ये पल पल की रिपोर्ट इन लोग को मिलती है, डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगी, उनके जो आर्मी है उनके चीफ को मिलेगी, सबको मिलेगी। तो चीन क्या रखता है सलाहियत, और चीन क्या कर सकता है, और चीन किस तरीके से साथ देगा, ये चीजें ईरान अमेरिका को पता है, इजराइल को पता है। तो अमेरिका ये जानता है कि हम इस वक्त मगरमच्छ के मुंह में, एक तरफ ईरान है, एक तरफ चाइना है, और एक तरफ रशिया है। कहीं ऐसा ना हो कि इन लोग हमको घेर के मार दें अगर हम कोई लड़ाई शुरू करते हैं। जितना दबाव बन सकता था, दबाव बनाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप ने किया। ईरान अपने पुराने ही डायलॉग्स के ऊपर टिका हुआ था। कभी ईरान ने नहीं कहा कि हमको कोई बात ही नहीं करना है अमेरिका से। ईरान ने हमेशा कहा है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब बराबरी से हो। तुम हमको जलील करके उम्मीद करो कि बात करोगे, डरा के बात करोगे, धमका के बात करोगे, तो ऐसी हालत में हम तुमसे बात नहीं करेंगे। हम जंग के लिए तैयार हैं। और इतना याद रखना कि अगर जंग शुरू कर दी गई तो खत्म हम करेंगे। और फिर तो बहुत सारे डायलॉग्स, अलग अलग लोग, आर्मी के लोग हों, नेवी के लोग हों,
आपके एयरफोर्स के लोग हों या वहाँ के कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हों, वो अलग अलग डायलॉग तो लोग देते ही हैं कि एक भी अमेरिका जो है सिर्फ लाशें जाएंगी या कोई लाशें नहीं जा पाएंगी, सबको समंदर में दफन कर देंगे। इस तरह के डायलॉग चलते रहते हैं। ये तो खैर आपका साइड का एंटरटेनमेंट है, वो चलता रहता है। लेकिन हकीकत हमको ये देखना है कि अमेरिका बात करना चाहता है या जंग करना चाहता है। तो आज के हालात देख करके ये लगा कि अमेरिका जंग नहीं करना चाहता, पहले बात करना चाहता है। ईरान ने इस चीज को लेकर के कतर के माध्यम से और आपके टर्की के माध्यम से एक बात रखी थी कि सामने तुम हथियार रख करके कहोगे हम बात करेंगे, तो हम तो नहीं मानते ना। तो ये एक बात भी अमेरिका के समझ में आई, जिसकी वजह से उसने अपना बिगड़ा पीछे किया कि ठीक है सब बात करते हैं, बिगड़ा पीछे करते हैं। लेकिन यहाँ पर अमेरिका की भी एक साजिश होती है, 2 कदम पीछे हट के अटैक करता है वो। जब ये सोचता है कि सामने वाला लापरवाह हो गया, गाफिल हो गया, मुतमईन हो गया है, तब हमला करो। लेकिन अगर वो इतना सोच के भी हमला करता है, तो भी वो ईरान की इज्जत के बाहर तो जाएगा नहीं, रहेगा तो ईरान की इज्जत में। 1400 और 2400 और 3400 किलोमीटर ईरान के सामने कोई मायने नहीं रखता है, वो उस इज्जत में भी मार देगा इनको। और ये जो आपके समुद्री बेड़े हैं, इनकी अपनी कोई स्पीड नहीं होती है, 60 की स्पीड, 70 की स्पीड, इससे ज्यादा की स्पीड नहीं होती है। और जो इनके पास मिसाइल है वो 1400 किलोमीटर पर आवर, 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हैं, तो जाकर के हिट करते हैं, तो वो तो भाग नहीं पाएंगे। वो मुश्किल से भागेंगे, अटैक करने के बाद तो 500 किलोमीटर ही पहुंच पाएंगे और ईरानी मिसाइलें उन पे गिरना चालू हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें अमेरिका समझता है, वो स्पेशलिस्ट है हथियार का, वो मौत का ही सौदागर है, हथियारों के सौदागर है वो। तो अगर आप ये सोचो कि उसकी समझ में नहीं आ रहा है, तो गलतफहमी है ये कि ईरान चालाक है, टर्की चालाक है और अमेरिका बेवकूफ है। ये नहीं, वो उसकी पूरी जिंदगी इसी बारूद में निकल गई। उसको पता है कि हम क्या करेंगे तो क्या होगा, तो वो बातचीत करके उसका एक ही टारगेट है, तेल। हमको तेल चाहिए बस। और ईरान अगर तैयार नहीं होता है, तब अमेरिका अपना बिगड़ा, तो हमको लगता नहीं, ये मुश्किल है कि आगे लाएगा। वो इजराइल के ही कुर्बानी देने को तैयार होगा और इजराइल का ही एयरबेस यूज करेगा। क्यों मुमताज भाई? नहीं नहीं बिल्कुल। और लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि किसी तरह से ये ईरान जो है वो अपने प्रोग्राम को रोकेगा। उसकी वजह क्या है कि अब इसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम में बाकायदा रूस की शमूलियत है। 8 पावर स्टेशन बनाने का काम भी शुरू हो गया है। वहां पे 500 के करीब साइंटिस्ट जो इसके हैं वो भी पहुंच चुके हैं। ऐसी खबरें हमने सुन रखी हैं। लिहाजा अब ये मुमकिन नहीं है। इसमें चीन कितना शामिल है क्या, ये रिपोर्ट बाद में आएगी। लेकिन ये बिल्कुल सही है। लेकिन फिरोज बख्श साहब, मैं ईरान पे फिर आऊंगा, लेकिन उससे पहले जो गाजा से रिपोर्ट जो आई है कि वहां अपनी हुकूमत को बहुत मुस्तहकम कर रहा है हमास, और वो अंदर खाने जो है वो तमाम अपनी पुलिसिंग और तो ये इसको किस तरह से आप देखते हैं? ये तो हमास की अपनी एक तरीके से जीत भी हम इसको कह सकते हैं, या ये कि हमास जो है तमाम तर खसारे के बावजूद अभी भी उसी तरीके से डटा हुआ, ये हम कह सकते हैं? क्योंकि अगर उसने नई अपनी फोर्स पुलिस की बना ली है और वहां रिक्रूटमेंट कर लिया है, तो मैं समझता हूँ ये उसकी कामयाबी है। जी ऐसा है डॉक्टर मुमताज, आप बात सुनिए मेरी, कि जून के बाद जब ईरान अपने को इतना मुस्तहकम कर सकता है कि वो ये बात अमेरिका को समझाने में कामयाब हो कि तुम हमसे लड़ने आओ और हम तुमसे लड़ने को तैयार हैं, टक्कर का जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, नहल पे हम दहला मारेंगे। जब ईरान 5-6 महीने में इस बात को समझाने में कामयाब हो गया अमेरिका को, तो हमास भी इस बात को इसराइल को समझाने में कामयाब हो गया कि 2 साल में हमने बड़ा नुकसान उठाया, बड़ी मार खाई, लेकिन अब हमारी कुमक तैयार है, नई कुमक। इसराइल जब भी तो दुश्मन है ना गाजा का, जब भी तो दुश्मन है फलस्तीन का, कि वो समझते हैं कि जो इसमें लोग जा रहे हैं हमास में, ये सारे फलस्तीन के हैं। इसी वजह से बमबारी वो बंद नहीं कर रहा है। उसने यानी
जो ढोंग था उसका कि हम पीस वाला ढोंग था, जंगबंदी का ढोंग था, उसमें भी उसने चट्टे के चट्टे लगा दिए मार मार के बेगुनाह लोगों के। ठीक है, बावजूद इसके देखिए क्या है, हमास एक जो है एक सिविक और सिविल बॉडी रही है। उन्होंने वहां इलेक्शन जीता है। इसराइल हमलावर है, और इसराइल वहां इसराइली नहीं है, वहां पे आईडीएफ के लोग हैं जिन्होंने कब्जा किया हुआ है। ठीक है, ये कितने ही फलस्तीनियों को, गाजा वालों को और मार दें, ये वहां पे सही तरीके से काबिज नहीं हो सकते। जान तो ले सकते हैं, लेकिन वहां गवर्नेंस नहीं कर सकते। गवर्नेंस करने के लिए हमास की जरूरत है। हमास ने एक शर्त पहले ही रख दी है कि हम गवर्नेंस में हिस्सा नहीं लेंगे अगर आप अपनी फौजें यहां से घसीट लो। फौजें वहां से घसीट लेंगे तो फिर वहां इलेक्शन होंगे। हो सकता है कि हमास डायरेक्टली नहीं आए, हमास जो है हमास सपोर्टेड गवर्नमेंट आ जाए, हमास डायरेक्टली एंड डायरेक्टली गाजा में रहेगा, क्योंकि गाजा के लोगों को जो है वो हमास ही चला सकते हैं, इसराइली लोग नहीं चला सकते। और दुनिया ने देख लिया इसराइलियों ने क्या किया। आप वो गाजा को छोड़िए, वेस्ट बैंक में देख लीजिए। ठीक है, वहां वहां पे भी ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं सिवाय जुल्म के। अगर आप जुल्म करेंगे, अगर आप जान लेंगे, अगर आप दवा नहीं वहां पे पहुंचने देंगे, खाना नहीं पहुंचने देंगे, मतलब आज 12-14 जो है गाजा के लोग रफा बॉर्डर क्रॉस करना चाह रहे थे, इजाजत नहीं दी इसराइल ने। गालिबन 4 लोगों को इजाजत दी, उनकी सीरियस इंजरीज थी, हेड इंजरीज थी, कि वो इलाज करा सके। जब ऐसा माहौल है तो मतलब इस माहौल में जाहिर सी बात है हमास आएगा। ठीक है, हमास फिर टक्कर लेगा। ठीक है, अब ये इसराइल समझ गया है, आईडीएफ के जो भी सोल्जर्स हैं वो भी समझ गए हैं। वो समझ गए कि हमास से टक्कर लेने का मतलब है कि हमारा खात्मा भी मुमकिनात में से एक मौजूद है। वो तो हमास जो है, हमास के बगैर गाजा का हम जो है हम उसका तस्वुर नहीं कर सकते। ठीक है ना, हमास इज अ हमास इज 100% नेसेसिटी फॉर गाजा। जैसे मैं एक मजे की आपको बात बताऊं, अच्छी बात है कि जैसे आरएसएस के सरसंघ चालक साहब कहते हैं कि हम भारत की कल्पना मुसलमानों के कंट्रीब्यूशन की बिना नहीं कर सकते। सच्ची बात है, तो हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान के अंदर ऐसे ही मिले जैसे जैसे दूध में शक्कर या गोश्त से नाखून अलग नहीं हो सकते। उसी तरह से हमास हमास जो है वो गाजा के बाशिंदों से ऐसे ही अलग नहीं हो सकता जैसे गोश्त से नाखून या दूध में शक्कर। जी डॉक्टर मुमताज।